नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और 2024 की उस जंग को लेकर आज सबसे अहम दिन है जब बेंगलुरु में इस वक्त बैठक चल रही है 26 विपक्षी दलों की, जहां सारे टॉप लीडर्स मौजूद हैं विपक्ष की तमाम पार्टियों के, और वहां से निकल करके बड़ी खबरें भी आ रही हैं। दूसरी ओर अब जहां बेंगलुरु में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बताया जाएगा आज क्या हासिल हुआ विपक्ष की इस बैठक में। उसके बाद 5 बजे दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी जिसमें 38 पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। तो 4 बजे बेंगलुरु में क्या होता है पहले वो सुना जाएगा, उसके बाद 5 बजे दिल्ली में नरेंद्र मोदी की पार्टी की अगुवाई में एनडीए की बैठक जो है वो शुरू होगी। कहानी कुर्सी की में हमारे मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत प्रदीप सिंह जी आज आपका। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं आज, विनोद जी आपका बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी रोज की तरह हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन जी आपका बहुत स्वागत है। पहले 4 बड़े मुद्दे जो हम रोज आपको बताते हैं जिस पर चर्चा होगी, और उसके बाद आपको अपडेट देंगे बेंगलुरु से भी और दिल्ली से भी। तो 4 बड़े मुद्दे जो इस वक्त चल रहे हैं सुर्खियों में। सबसे बड़ा सवाल 2024 का महा सस्पेंस क्या है, विपक्ष आखिर वो कौन सी कौड़ी ढूंढ कर लाने वाला है इस महामंथन के बाद जिससे नरेंद्र मोदी को टक्कर दी जा सकती है। क्या कोई एक चेहरा उभर सकता है, क्या आज नाम मिल सकता है विपक्ष के इस गठबंधन को। ये फॉर्मूला आखिर होगा क्या 2024 का फॉर्मूला वन हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष की कोशिश ही ये है कि 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार उतारा जाए। इसमें कितने कामयाब वो हो पाएंगे और कितने कितने दोस्त अभी मिलने बाकी हैं या बिछड़ने बाकी हैं, क्योंकि अलग अलग सुर सुनाई देने लगे हैं, चाहे एनडीए का खेमा हो चाहे विपक्षी दलों का खेमा हो। कौन से नए साथी मिलने के आसार हैं और कौन से अपने बिछड़ने के कगार पर खड़े हैं, और चेहरा राहुल गांधी या फिर कोई और। ये सारी कवायद जो बेंगलुरु में चल रही है, क्या ये राहुल गांधी का नाम आगे करने का ही बस एक प्रयास भर है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले बेंगलुरु में जो हो रहा है आपको बता दें। बेंगलुरु में जो बैठक है उसमें 28 पार्टियां शामिल हैं और दिल्ली की बैठक में 38 पार्टियां शामिल होंगी। ये गलत लिख दिया गया है, उल्टा हो गया है दरअसल। दिल्ली में कुनबा एनडीए बता रहा है कि 38 पार्टियों का है, बहुत सारी पार्टियां। हालांकि उसमें कल याद दिलाया विपक्ष के नेताओं ने, बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनका अपना कोई सांसद नहीं है, लेकिन वोट तो है। सबसे बड़ा सवाल यही है, और टारगेट है 2024 बीजेपी का टारगेट है 350 प्लस सीटें। विपक्ष के एजेंडे की बात कीजिए, सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है आखिर चेहरा कौन होगा। खबर निकल कर ये आ रही है कि तय हो चुका है कि संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाएगा, किसी एक नाम को आगे नहीं किया जाएगा। सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है, जिस गठबंधन का नाम क्या हो उस पर आज आपको फाइनल जवाब मिल सकता है। इसको लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं कि नाम हिंदी में होना चाहिए, कुछ दलों ने ऐसा सुझाव दिया है, किसी ने कहा नाम में इंडिया शब्द जरूर होना चाहिए, और जितनी छोटी पार्टियां जुड़ रही हैं उनकी भूमिका पर बात होगी। साथ ही वो बड़ी दल अलग अलग राज्यों में जो अभी भी न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं, आखिर उनको लेकर के क्या मंथन हो रहा है दोनों कैंप्स में, चाहे उसमें जगन मोहन रेड्डी हो, नवीन पटनायक हो, केसीआर हो। आखिर ऐसे नेताओं की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर के भी बात फिलहाल चल रही है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान अभी आया है कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है, हम संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठा हुए हैं, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और दूसरी खबर यह भी बेंगलुरु से है, शरद पवार ने अभी ट्वीट किया है। विपक्ष की बैठक पर शरद पवार का ट्वीट, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, बस इतना लिखा है शरद पवार ने। कल वो नहीं आए बेंगलुरु तो इसकी बड़ी चर्चा थी, क्या शरद पवार को मनाने में अजीत पवार कामयाब हो गए हैं, कम से कम कि वो विपक्ष की बैठक में शामिल ना हो। लेकिन आज सुबह ही पवार साहब बेंगलुरु पहुंचे और अब ट्वीट भी कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अरविंद केजरीवाल का बयान भी आ रहा है इस वक्त, सुनिए। I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together, and I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years.
केजरीवाल कह रहे हैं देश ने नरेंद्र मोदी को मौका दिया, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, चाहे अर्थव्यवस्था हो चाहे देश का माहौल हो, इसीलिए अब उन्हें सत्ता से बाहर करने का वक्त जो है वो आ चुका है। ममता बनर्जी भी है मौजूद इस वक्त बैठक में, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। Fruitful meeting and constructive decision to be taken. All the agenda is very fruitful. Let us discuss today and if the outcome today what we discuss, after that the outcome may be the good for the people of this country. I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting and it's a constructive. सकारात्मक मीटिंग है, अच्छी मीटिंग हो रही है और यहां से कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, कुछ बड़ी खबर आएगी, ये ममता बनर्जी कह रही है। लेकिन आज बैठक शुरू होती विपक्ष की, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में जमकर प्रहार बोला विरोधियों के ऊपर। आज उन्होंने कहा यह भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है, कट्टर भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उसका उतना सम्मान। कई आज उन्होंने बातें कही, उसमें उन्होंने कहा कि गा कुछ रहे हैं, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है। इसके अलावा कहा फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग। ये है इन दलों की इन दलों का मंत्र और मोटो। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, उसके बाद उनके कैंप से कौन सी बड़ी खबर है उसका रुख करेंगे। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, सुबह ही उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया अपना। बैठक उनकी शाम को होने जा रही है एनडीए की, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं इसमें इशारा एक एक नेता का छुपा हुआ है। आप गौर करेंगे तो पता चल जाएगा किस किस नेता के लिए वो बोल रहे थे। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री ने सुबह ही अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है और जो गाने की लाइन उन्होंने बोली, चेहरे पर चेहरे लगा लेते हैं लोग,
जाहिर है वही उस लकीर को आगे खींचने की कोशिश है कि यहां हम ईमानदारी की लकीर खींच रहे हैं और वहां भ्रष्टाचारी खुद को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन नाम जो इशारे अभी किए उसमें तो नेताओं का नाम साफ दिखाई दिया। कोई अगर जेल होकर के आया तो मार्गदर्शक बना हुआ है, मतलब लालू यादव। कोई किसी का मंत्री जेल में बैठा है तो उसका और सम्मान होगा, स्टालिन और अरविंद केजरीवाल हो गए। अगर किसी ने जातिवाद के नाम पर जहर घोला, राहुल गांधी का नाम। आज प्रधानमंत्री जो सुबह ही कार्यक्रम में बोले और आज ही के दिन विपक्षी एकता वाले दिन उनका एनडीए का बैठक होना संयोग तो नहीं हो सकता? नहीं, संयोग बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रेटजी का पार्ट है कि सारा मीडिया स्पेस, माइंड स्पेस अपोजिशन को न चला जाए, एक दिन के लिए भी न चला जाए। इससे आप बीजेपी की, ये जो नई बीजेपी है, उसकी मानसिकता, उसकी स्ट्रेटजी बनाने की जो क्षमता है, उसका अंदाज़ा लगाइए। ये जैसे महाराष्ट्र की बात होती है, तो हम सबके मन में सवाल उठता है कि भाई अजीत पवार को क्यों ले लिया? भ्रष्टाचार का आरोप, आप ही आरोप लगा रहे थे, इतने बदनाम हैं, और आपकी स्थिति अच्छी थी शिवसेना टूटने के बाद, उधर कमज़ोर हो गई, एमबीए कमज़ोर हो गया था। तो ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन चाहते हैं, सब कुछ चाहिए और कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। ये मोर द मेरियर जो कहा जाता है ना, वो है कि ये नहीं कि हमारी इतनी ज़रूरत है, इतने से हो गया तो अब हम संतुष्ट होकर बैठ जाएं। ये पुरानी बीजेपी थी कि इतने से काम चल रहा है तो ठीक है, अगर 20 पार्टियों को मिला के सरकार बन जा रही है तो ठीक है। इनका नहीं, हमारा अपना बहुमत भी होना चाहिए और हमारे साथ सामाजिक आधार पर और लोग जुड़ने भी चाहिए। अब आप देखिए, ये जो गठबंधन बन रहे हैं अलग अलग, 38 पार्टियां एनडीए के साथ हैं, उसमें से 24 का कोई सांसद नहीं है, और जो यूपीए के साथ 26 पार्टियां हैं, उनमें से 16 का कोई सांसद नहीं है। तो ये सामाजिक आधार पर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिसका एक जिले में या हो सकता है तहसील में इस तरह का आधार हो, हाँ, जो किसी एक जाति की उपजाति में जिसका आधार हो, उसको जोड़ने का वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। हमको कुछ दूसरे के लिए छोड़ना ही नहीं है कि दूसरा उसको ले ले, और दूसरे वहाँ जो लोग बैठे हैं वहाँ गठबंधन को साथ लेकर साथियों को चलने की वो कला नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण वहाँ पर अखिलेश यादव हैं, जो अनिल राजभर ने कल बोला कि भाई जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया, ओम प्रकाश राजभर की वजह से 100 पार कर पाए अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में। इतना बड़ा एसेट था, उसको उन्होंने, मतलब एक तरह से कहिए कि, मतलब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मार के भगाया। कोई वो जाने को तैयार नहीं थे, उनकी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी, धकिया के कहा कि नहीं बाहर निकलो, हमको चाहिए नहीं, तुम्हारा साथ ही नहीं चाहिए। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है। 17 में कांग्रेस के साथ ऐसे ही हुआ, गठबंधन किया, चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। 19 में मायावती के साथ किया, चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। तो ये जो चाहे जितना छोटा दल हो, एनडीए में उसको लाने की कोशिश, जब तक वो निकलने को तैयार ना हो जाए, एनडीए की ओर से उसको छोड़ने की कोशिश नहीं होती। एक गलती जो है 2004 में की थी, जिसका भुगतान अभी तक बीजेपी कर रही है, डीएमके को बाहर निकालना। 2004 में जिस तरह से, इसी तरह से जैसे ओम प्रकाश राजभर को निकाला अखिलेश यादव ने, लगभग वैसे ही बीजेपी ने डीएमके को निकाला था, अगर आज तक साथ नहीं आए। हाँ, लेकिन एक फर्क जो लोग, मैं बात कर रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि देखिए दोनों कैंप का एक अंतर, कि वहां बेंगलोर में जितने नेता बैठे हैं सब बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं। यहां नरेंद्र मोदी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, 303 वाली पार्टी, उसके अलावा सब बहुत छोटे दल हैं। तो ये इससे बेंगलोर में आपको ताकत ज्यादा दिखाई देती है, या भले यहां बहुत सारे छोटे दल हो, एनडीए ज्यादा मजबूत दिखाई देता है? नहीं, एनडीए केवल गठबंधन की शक्ल में एनडीए के पास अपना सामाजिक और भौगोलिक आधार उसका बड़ा हो चुका है। बीजेपी का है, एनडीए भी छोड़ दे, बीजेपी का, उसमें जब ये पार्टियां जुड़ती हैं तो ये ऐड ऑन करती हैं। वहां अभी अर्थमेटिक की बात हो रही है, केमिस्ट्री बनाने की जरूरत है। वहां बनेगी कि नहीं किसी को मालूम नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का कैसे समझौता होगा, सीपीएम और ममता बनर्जी का कैसे होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। हो सकता है इनका जो है उत्तर मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका उत्तर कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन सवाल ये होगा कि कौन अपनी जमीन छोड़ने को तैयार होता है, एक बात। दूसरी बात जो है,
कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई भ्रष्टाचार के आरोपी आ जाएं, इस तरह की बात, अजीत पवार का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। और उधर प्रधानमंत्री जो उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया है कि यहां पर वंशवादी और भ्रष्टाचार के आरोपी लोग हैं। अब वो डाइल्यूट नहीं हुआ अजीत पवार के आने से? डाइल्यूट नहीं होता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पर अगर कोई आरोप होता तो तुरंत डाइल्यूट हो जाता। जो सबसे बड़ी ताकत है, जो ट्रम्प कार्ड है बीजेपी का या उस खेमे का, एनडीए का, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। उसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि बेईमानी करते हैं या बेईमान है या इनको बेईमान बनाया जा सकता है। तो उसका फायदा, वो विश्वसनीयता जो है मोदी की, लोगों के मन में यह है कि मोदी गलती कर सकते हैं लेकिन मोदी की नीयत खराब नहीं। तो अजीत पवार का आना भी माफ है? अजीत पवार का आना जो बीजेपी को जिस तरह से जानते हैं उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बीजेपी जिस तरह का दावा करती रही है उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन राजनीति की व्यवहारिक मजबूरियां भी कई बार होती हैं। ये कोई अच्छा आदर्श नहीं उपस्थित किया है बीजेपी ने। लेकिन वही 1993 में मुझे याद है लालकृष्ण आडवाणी जी का एक बयान, उस समय पहली बार उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे लोगों को बीजेपी ने टिकट देने का फैसला किया जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। तो उन्होंने कहा कि हम अच्छे लोगों को टिकट दे के कब तक हारते रहे। अच्छा, तो सवाल है, आखिर में चुनाव में तो विनेबिलिटी का सवाल होता है, जीतने वाला अगर जीतेंगे नहीं तो अच्छे लोगों को कहां से बढ़ाएंगे। ठीक। अरे एक सवाल ये जो जिसको हमने शुरुआत में ही बात की कि आज ही के दिन क्यों एनडीए की बैठक भी रखी गई है और यहां 26 वहां 38, उसमें भी आगे निकलने की होड़ जो है वो दिखाई दे रही है, किसके साथ कितने दल। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज सुबह ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोधियों का ये जमघट, भ्रष्टाचारियों का जमघट है, कट्टर बेईमान लोग यहां पर जुटे हुए हैं। कल से लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी के और बाकी विरोधी दलों के नेता ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, और आज हमारे ही मीटिंग के दिन अपनी मीटिंग भी रख ली, हमारे 26 के सामने अपने 38 खड़े कर दिए। और सौरभ, उसमें पर्सपेक्टिव का फ़र्क है। अन्यथा अगर आप देखें तो 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत पाया था। बावजूद इसके एनडीए के जो घटक दल थे, जो 7 चुनाव लड़े थे, उनको भी मंत्री पद दिया गया। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने अपने दम पे बहुमत पाया। उसके बावजूद एनडीए के जो घटक दल थे उनको केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी गई और उसी हिसाब से दी गई, जो कि अगर बहुमत बीजेपी का अपना नहीं रहता तो जैसा दिया जाता। उसके बाद पिछले दिनों जो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के मुख्यालय में बैठक हुई थी तकरीबन 1.5 महीने पहले, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि क्योंकि एनडीए का 25 साल पूरा होने जा रहा है, ऐसे में ये अपने आप में राजनीतिक तौर पर बड़ी उपलब्धि है कि हम अपने घटक दलों को इतने लंबे समय तक साथ लेकर चल सकते हैं और इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। तो 1.5 से 2 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बीजेपी की मीटिंग में कह दिया था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अचानक से क्योंकि अपोजिशन की बैठक हो रही थी उसके लिए तय किया गया, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस तारीख का चयन निश्चित तौर पे इसीलिए किया गया होगा क्योंकि उसी दिन अपोजिशन की बैठक हो रही है। तो उस लिहाज से आज भी ये बैठक किया जाए और यहाँ पर भी दिखाया जाए कि अगर तुम नंबर्स की बात कर रहे हो तो नंबर्स में हम तुमसे कहीं आगे हैं। ये इस नैरेटिव के लिहाज से है, इस तारीख को लेकर। अन्यथा एनडीए की जो बैठक थी वो, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी पहले तय कर चुके थे। हालांकि सौरभ, यहाँ एक चीज़ और है कि बीजेपी के कुछ लोगों से हमारी जो बातचीत हुई उनका ये कहना था कि पता नहीं ये नैरेटिव कितना सही होगा, क्योंकि अभी तक तो हम ये दिखा रहे थे कि एक अकेला लीडर और इसको घेरने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में जनता में भी एक अच्छा सहानुभूति का मैसेज जाता था कि देखो एक व्यक्ति जो कि देश के लिए लगा है उसके ऊपर सारे लोग घेरबंदी कर रहे हैं। अब आप नंबर्स उसी दिन इतना बड़ा नंबर्स दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उस नैरेटिव पे आप नहीं जाएंगे, ऐसा बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना था। लेकिन निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री के स्तर पर यह फैसला हुआ है तो समझा जा सकता है कि ये उनका एक राजनीतिक फैसला था, ये दिखाने के लिए कि देखो गठबंधन के मामले में भी हम तुमसे 20 पड़ रहे हैं। अच्छा, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिल रही है विपक्ष की बैठक में, वो आपको हम बता दें, पहली बार ऐसा दिख रहा है जब अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से जारी किया जा रहा है और ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो भी कांग्रेस पार्टी अपने ट्विटर से जो है उसको शेयर कर रही है। तो ये अपने आप में आप देखिए कि दिखाने की कोशिश है कि हम सब एक हैं आज, वरना आप सोच सकते थे कि कोई गठबंधन की कोई बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी उसको कैरी करे अपने ट्विटर पर। पीछे ये भी है जी, विपक्षी एकता की धुरी की जिम्मेदारी संभाल ली है कांग्रेस पार्टी ने कि वो मेन प्लेयर है। वो देखिए इस बैठक का आयोजन जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबको चिट्ठी लिखी, न्योता दिया, उसको देख लीजिए।
बेंगलोर में हो रही है जहाँ पर उनकी सरकार है, तो उस धुरी बनाने की कोशिश हो रही है। और पिछली बैठक से थोड़ा सबक भी लिया है कि राहुल गांधी को लेकर थोड़ी जो मरमरिंग थी उसको शांत करने के लिए सोनिया गांधी को बुलाया। सोनिया गांधी के होस्ट भी है, तो होस्ट के नाते भी शायद देखिए आज कांग्रेस होस्ट अगवा है। भूमिका में है। पिछली बैठक की, पटना की बैठक के होस्ट जनता दल यू और आरजेडी थे, नीतीश कुमार और लालू यादव। इसके होस्ट उस पटना में तय हो गया था, कांग्रेस होस्ट है। और कांग्रेस चूंकि होस्ट है, पहले शिमला में होना था, कांग्रेस शासित राज्य में ही होना था, मौसम की वजह से बेंगलोर कर दिया गया। कर्नाटक उसका फायदा भी मिलेगा, दक्षिण में उसका एक मैसेज भी जाएगा इस पूरी एकता का। और दूसरा ये है कि सोनिया गांधी की उपस्थिति इसलिए भी है कि कांग्रेस होस्ट है और सोनिया गांधी आज भी यूपीए चेयरपर्सन भी है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष वही हैं जी सोनिया गांधी। तो इसलिए भी सोनिया गांधी का वहां होना जरूरी था। राहुल गांधी वाली बात, अब वो स्टेज निकल चुकी है कि राहुल गांधी को लेकर के ये है वो है, क्योंकि राहुल गांधी खुद अभी तो पहले सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिले तब वो दावेदार बनने की स्थिति में आएंगे, नंबर एक। दूसरा जो स्थिति इस वक्त बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आपने देख ही लिया, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए, पद के लिए नहीं, अपने इन मुद्दों के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये तो तय हो चुका है कि राहुल गांधी को कांग्रेस आगे करने नहीं जा रही है, पुश नहीं कर रही राहुल गांधी का नाम कांग्रेस, ये तो तय हो चुका है। और इसीलिए अब वो मुद्दा नहीं है महत्वपूर्ण। सोनिया गांधी के आने का एक फायदा ये होता है, कल की बैठक में, अगर आपने कल जो शाम को बैठक हुई और जो डिनर हुआ उसमें सोनिया गांधी की टेबल पे कौन कौन था? सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल महत्वपूर्ण ये है, ममता बनर्जी तो अक्सर बैठी देखी जा सकती है सोनिया जी के साथ, सोनिया जी के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बाकी नेताओं के साथ हो या ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल का वहां बैठना, तो ये जो सोनिया गांधी के अंदर आ, 2004 में भी सोनिया गांधी ने पूरा यूपीए जोड़ा था, तैयार किया था। तो आज भी विपक्षी नेताओं कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कुछ ज्यादा, मैं शब्द इस्तेमाल कर सकूं, अगर भाव दे रही है या प्लेकेट करने की कोशिश कर रही है क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झगड़े को ही बताते हैं। जब हम डिस्कशन करते हैं मीडिया में तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के झगड़े की बात होती है और दूसरे नंबर पे ममता बनर्जी के साथ होती है। तो इसीलिए ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दोनों सोनिया गांधी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये भी दिखाया जा रहा है कि आप झगड़े की बात करिए लेकिन हम एक साथ हैं मुद्दों पर। तो ये सब स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ऑप्टिक्स है ये राजनीति में। एनडीए की जहां तक बात है तो एनडीए 2019 के बाद आप देखिए एनडीए एक तरह से बिल्कुल साइडलाइन हो गया था। और आप देखिए जब अटल जी के समय एनडीए था उस समय अटल जी उसके अध्यक्ष थे बतौर प्रधानमंत्री और जॉर्ज फर्नांडिस कन्वीनर थे उसके। आज अध्यक्ष तो मान लीजिए मोदी जी हैं, बतौर प्रधानमंत्री अध्यक्ष वही होंगे। कन्वीनर कौन है कोई एनडीए का कन्वीनर नहीं है ना जॉर्ज के बाद। तो इसका मतलब एनडीए की याद अब आई जब विपक्षी गठबंधन का मामला जोर पकड़ने लगा। पहले तो था कि बैठेंगे ही नहीं, बंगलौर की तरह फोटो खिंचा लेंगे 2018 की तरह, बैठ ही नहीं सकते, कैसे बैठेंगे। और जब पटना में बैठ गए और पटना में 17 के बाद जब नंबर 24 और 26 तक आ गया तो फिर तुरंत ये हुआ कि एनडीए को जो है लाया जाए। और एनडीए तो वो जो पुराना नैरेटिव था, एनडीए की बैठक रिएक्शन है इसका? बिल्कुल रिएक्शन है। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए एनडीए की बैठक का फैसला 28 मई को जब नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ, उस दिन जब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई, तब उन्होंने उसी बैठक में कहा कि ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि हम छोटे दलों को इग्नोर कर रहे हैं। एनडीए का हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है 25 साल होने जा रहे हैं एनडीए के, कोई ऐसा गठबंधन नहीं है देश में बना जो इतने लंबे समय तक चला हो। तो इसको हमें जो है और जोर शोर से रिवाइव करना चाहिए। ये उस दिन की बैठक में तय हुआ था। दूसरी, अरविंद केजरीवाल की जरा संक्षेप में कह दें कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस इसलिए प्लेकेट कर रही है कि कांग्रेस को इन 5 राज्यों के चुनाव का डर है। अरविंद केजरीवाल यहां उसके लिए समस्या न पैदा करें। राजस्थान लड़ रहे हैं, एमपी भी लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ और अगर इन 3 राज्यों में लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल और उसकी वजह से कांग्रेस का खेल बिगड़ता है तो कांग्रेस के लिए 24 मुश्किल और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल शांत रहे कम से कम इन 5 राज्यों के चुनाव में। बहुत इंटरेस्टिंग बात है प्रदीप जी, क्या अरविंद केजरीवाल विड्रॉ भी कर सकते हैं इन चुनावों से? अभी कदम पीछे खींच सकते हैं? ये देखना होगा कांग्रेस की है, करेंगे कि नहीं पता नहीं। हर्षवर्धन जी, एक तरफ एक महाबली है, महाबली ने ये दिखाने की कोशिश की है कि मुझे भी साथियों की जरूरत, अगर जरूरत ना भी हो लेकिन मैं तब भी उनको साथ लेकर चलूंगा ताकि कोई ना सोचे कि हम दूसरों का तिरस्कार करते हैं। दूसरी ओर आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेता बंगलोर के अंदर मिल रहे हैं। 26 और 28 का जो 38 का जो खेला दिख रहा है इसमें आपको किसकी ताकत कहां दिखाई दे रही है?
देखिए, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है ही नहीं सौरभ जी कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला गठबंधन बहुत आगे है। अब कितना आगे है आप नंबर से देखिए, कितना आगे है आप परसेप्शन से देखिए, और कितना आगे आप इससे देखिए कि नेता तय होता है। जो ओम प्रकाश राजभर से लेकर अजीत पवार तक कल तक कुछ कह रहे थे, आज सब कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाना है। ये लाइन कभी कभी हम सुनते हैं तो आंख बंद कर लीजिए तो लगता है कहीं भाजपा नेता नहीं बोल रहा है, और अब तो प्रवक्ता आते हैं तो उसी तरह से बोलते दिखते हैं दूसरी पार्टियों के। लेकिन यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और मुझे लगता है कि इस बात को लोग जब देखते हैं तो उसी तरह से रिसीव कर रहे होंगे, विपक्षी पार्टियों ने एक काम तो किया कि उन्होंने कहा भैया कुछ भी हो जाए लेकिन अब हम एक साथ आएंगे। और जो प्रदीप जी कह रहे हैं मैं उसको आगे बढ़ाता हूं, अब तो आम आदमी पार्टी को विड्रॉ करना ही पड़ेगा। करेंगे या नहीं करेंगे सवाल नहीं है, अब राज्यों के चुनाव से विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने अध्यादेश पर समर्थन देकर, बेंगलुरु में उनका स्वागत सत्कार करके, यूनाइटेड वी स्टैंड में उनकी भी फोटो लगाकर ये कह दिया कि भाई देखो अब हम चल रहे हैं, हमने अपनी धुरी में कोई गड़बड़ नहीं की। और इन सब का एक बड़ा संकट है सेकुलर वोट बैंक, उसको अगर मैसेजिंग हुई कि ये एक आदमी जो गड़बड़ करता है भाजपा जीत जाती है, तो जैसे पहले हम कहते थे कि भाजपा को हराने के लिए एक साथ वो खड़ा होता है, अब अगर कोई ऐसा संदेश देता दिखेगा तो उसके खिलाफ जा सकते, तो इनको विड्रॉ करना ही पड़ेगा। चलिए इस पर आगे हम बात करेंगे, और दोनों कैंपों से कुछ अपडेट्स भी हैं वो भी आपको हम बताएंगे। चिराग पासवान को लेकर के अब चाचा उनके पशुपति पारस वो क्या कह रहे हैं, उनका दिल क्यों टूटा हुआ है, इस पर भी आगे बात होगी। बेंगलोर में क्या हलचल है और दिल्ली में क्या तैयारी, इस पर बात एक ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।